Okay, friends. So, life and death, before and after. Life बिफोर एंड आफ्टर क्या होगी, डेथ बिफोर एंड आफ्टर क्या होगी, इसको समझेंगे आज. जनरली बचपन से लेकर आज तक एक बात जो समझ में आई है वो ये है कि हमें डेथ के बारे में बात करना वर्जित है. टॉकिंग अबाउट डेथ, कॉन्वर्सेशंस अबाउट डेथ इज़ प्रोहिबिटेड. इट्स अ सोशल टैबू. हमें सामाजिक व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में मृत्यु के बारे में बात नहीं की जाती, नहीं करना चाहिए. ऐसा बचपन से जो समझ में आया है, सीखा है, देखा है. पर आज ये सेशन रखा है मेरा और मैं देख रहा हूँ कि 2 आईडीज़ पे मिला के दोस्तों, इधर 175, इधर पूरे 300 फुल चल रहे हैं. दूसरे एक आईडी पर, दूसरे पे 175 है. सो करीब 475 476 लोग जो हैं इस वक्त इस चीज़ को जानने के लिए तैयार हैं. तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस वक्त कि दोस्तों, आप लोग जो सोशल टैबू है, जो एक कहीं ना कहीं प्रोहिबिशन जैसा है कि मृत्यु के बारे में बात नहीं करनी, उससे आप ऊपर उठ चुके हो. तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस बात को समझने के लिए तैयार हो. सो आई एम रियली हैप्पी टू सी यू ऑल एंड आई वेलकम यू ऑल. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है. मैं जब कहूँ आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा. प्लीज़, जो मेरे सेशंस पहले अटेंड कर चुके हैं और इस सवाल का जवाब जानते हैं, जो मैं भी पूछने वाला हूँ, डिस्कस हो चुका है, प्लीज़ वो बचे. अभी अभी जरा लो लो करना ही नहीं चाहिए. प्लीज़ म्यूट रखिए. ओके. सो अभी मुझे आप बताएं कि आपके हिसाब से दोस्तों, व्हाट इज़ मेरे को तो म्यूट करना पड़ेगा द ऑपोजिट ऑफ लाइफ. जो पहले मेरे संग इस सवाल के जवाब को डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज़ वो जवाब ना दें. आप अपने आप को अनम्यूट करके इसका जवाब दे सकते हैं. अपोजिट ऑफ लाइफ इज डेथ. ओके. Death. ओके. ओके. Death. Please repeat the question. Sir, please repeat the question. यहाँ पे एक सामने है क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लाइफ. क्या आप पावर पॉइंट देख पा रहे हैं जो प्रेजेंटेशन चल रहा है मेरा? यस. हाँ. No, sir. नहीं तो आप फिर अपनी स्क्रीन ठीक करिए जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन दिखे. Yes, sir. Now can see. निर्वाण. जवाब दे रहा है वो जवाब. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ लाइफ. निर्वाण. तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं डेथ. लाइफलेस. निर्वाण. लाइफलेस. अच्छा, लाइफलेस. अपोजिट लाइफ इज लाइफलेस. ओके. एक दो जन का आ रहा है निर्वाण. डेथ आ रहा है. ओके. तो आप लोगों से मोक्ष. मोक्ष. ओके. कुछ लोगों का मोक्ष आ रहा है, ज्यादातर लोगों का डेथ आ रहा है. तो चलिए, ओके ओके, अभी रिलैक्स. ओके, हो गया. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द अपोजिट ऑफ डेथ. मृत्यु का अपोजिट क्या है? Life. लाइफ. हाँ, कितना कितना सरल सवाल पूछा मैंने, नहीं? ओहो. निर्वाण. बर्थ. एग्जैक्टली. दोस्तों, डेथ लाइफ का अपोजिट डेथ नहीं होती और डेथ का अपोजिट लाइफ नहीं होता. ये जवाब गलत है. हालांकि मैं जब डिस्कशंस करता हूँ तो मैं कहता हूँ हमेशा जनरली सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, तो कोई सब्जेक्टिव आंसर्स में सही या गलत नहीं होता, लेकिन ये फैक्चुअल आंसर है. जीवन का विपरीत मृत्यु नहीं है, मृत्यु का जीवन विपरीत नहीं होता. ये गलत जवाब है. बात यह है कि मृत्यु का अपोजिट है जन्म, डेथ का अपोजिट है बर्थ, बर्थ का अपोजिट है डेथ. तो फिर आखिर लाइफ का ऑपोजिट क्या है?
tough. क्या कह रहे हो? संघर्ष। यहाँ तो किसी तरह की साउंड और डिस्टरबेंस ऐसा सच नहीं आ रहा है। दो चार लोगों का माइक जरूर अनम्यूट है इस वक्त क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं। संघर्ष हो सकता है किसका? लाइफ का। लाइफ का संघर्ष हो सकता है जी। नहीं, निर्वाण। मैं आ रहा हूँ। अब निर्वाण। आप लोग प्लीज अब जो निर्वाण है, हो सकता है। नहीं, निर्वाण उसका अपोजिट नहीं होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अब आप लोग प्लीज़ थोड़ा स्वयं को म्यूट कर लें। इस चीज़ को अब हम आगे समझेंगे गहराई से। तो क्यों आखिर इतने सारे लोग मृत्यु को जीवन का विपरीत मान के चल रहे हैं? क्या है आखिर जो इतने सारे लोग, हम जो जीवन जी रहे हैं समाज में, इस व्यवस्था में, हमने ये माना हुआ है? दोस्तों, हमारा एक परसेप्शन है, बचपन से एक परसेप्शन लेकर हम चल रहे हैं। जिस तरह से जीवन हमें आसपास देखने को मिल रहा है, हमारा परसेप्शन है लीनियर। और देखिए, जैसे जन्म के साथ, हमारे हिसाब से जन्म के साथ जीवन शुरू होता है और मृत्यु के साथ जीवन खत्म हो जाता है। हम एक लीनियर डायरेक्शन में सोचते हैं। जैसा कि यहाँ सामने आपको पिक्चर दिख रहा है, बर्थ हो गया बिगिनिंग पॉइंट, डेथ हो गई एंडिंग पॉइंट, मृत्यु, और इस अंतराल को जीवन कह रहे हैं। जन्म और मृत्यु, इनके बीच के गैप को, इंटरवल को हम लाइफ का नाम दे रहे हैं। और हमारे माइंड में सेट है कि मृत्यु के साथ जीवन खत्म हो जा रहा है, क्योंकि जीवन बस इतना ही है, बर्थ से लेकर डेथ तक की। सो बर्थ पे शुरू हुआ, डेथ पे ख़त्म हुआ। और दोस्तों, हमारे जीवन में संघर्ष का कारण, हमारे जीवन में भय का कारण, लालसा का कारण, क्रोध का कारण, तकलीफ़ों का कारण, ये मिसकॉन्सेप्शन है। मैंने आप लोगों से पूछा था लाइफ का अपोजिट क्या होता है। 90% लोग जिन्होंने जवाब दिया डेथ कहा, 2-1 लोगों ने कहा निर्वाण, डेथ का अपोजिट लाइफ। किसी ने यस कहा डेथ का अपोजिट इज़ बर्थ। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ लाइफ? तो आप लोगों के पास इसका जवाब नहीं था। किसी ने कहा लाइफलेस, किसी ने कहा संघर्ष। नहीं, गलत है। फैक्ट क्या है? लाइफ का कोई अपोजिट नहीं होता, जीवन का कोई विपरीत नहीं होता। बर्थ का अपोजिट डेथ है, डेथ का अपोजिट बर्थ है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। जीवन का कोई विपरीत नहीं है, क्योंकि जीवन ना शुरू होता है ना ख़त्म होता है। और क्योंकि हम ये मानते हैं कि जीवन जन्म के साथ शुरू हुआ और मृत्यु के साथ ख़त्म हो गया, इस मान्यता की वजह से, इस धारणा की वजह से दोस्तों, कि मृत्यु के साथ जीवन ख़त्म हो जाता है, इस वजह से हमारे जीवन में सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, भय हैं, डाउट्स हैं, शक हैं, क्या होगा। हालांकि बहुत सारी, और हम अपनी तकलीफ़ों को बढ़ाते रहते हैं इस वजह से। 80 साल 90 साल की उम्र में भी जो लोग बीमार हैं, वास्तव में वो शरीर छोड़ना नहीं चाहते। जीवन के प्रति एक लालसा, एक मोह, अटैचमेंट बना हुआ रहता है। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि मृत्यु के साथ जीवन खत्म हो जाएगा ये मान बैठे हैं, इसलिए हम उसको प्रोलॉन्ग करते रहते हैं, तकलीफ़ों को। मृत्यु के बारे में, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, कि कोई बात नहीं करते हम। मृत्यु हम बचपन से, अच्छा एक और बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम सब शरीर नहीं हैं, हम सब आत्मा हैं, मृत्यु तो सिर्फ चोला बदलना है। हाँ जी, ये बात बचपन से, मेरे ख्याल से 10-12 साल की उम्र से
तो होशपूर्ण दिमाग में बैठी हुई है कि मृत्यु मतलब शरीर, आत्मा शरीर छोड़ दी, चोला बदल ली, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे कपड़ा बदल ली। लेकिन क्या वास्तव में इस बात को हमने अपने जीवन में अपनाया है? क्या वास्तव में मृत्यु सिर्फ एक चोला बदलना है, इस चीज को आत्मसात किया है? क्या हम सब आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है? इस तथ्य को, इस सत्य को जीवन में उतारा है क्या? दूर दूर तक नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मान यही रहे हैं मृत्यु के साथ जीवन खत्म। अगर चोला बदलना है तो मृत्यु के साथ तो जीवन खत्म नहीं है। तो गहराई से मान रहे हैं कि मृत्यु के साथ जीवन खत्म, जीवन का अपोजिट जो होता है मृत्यु होता है। दूसरी तरफ एक मान्यता शुरू से सुनते आ रहे हैं, वो ये है कि भाई हम सब आत्मा हैं, आत्मा तो सिर्फ जो है शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाएगी। लेकिन दूर दूर तक इसका कहीं कोई अंतरात्मा में ये प्रज्वलित नहीं हुआ है, प्रकाशित नहीं हुई है ये बात। और इस वजह से संसार भर में इतनी इनसिक्योरिटीज, डाउट, फियर्स से हम भरे पड़े हैं, लालसाओं से भरे पड़े हैं। पता ही नहीं है क्या करना है, लेकिन पाले पाले पाले, आ जाए आ जाए आ जाए, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, भर लें बस। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये जो मिथ्य अवधारणा हमारे मन में बैठी हुई है कि मृत्यु के साथ जीवन खत्म, इसके परे जाना है। वास्तविकता क्या है आखिर दोस्तों? क्या आप ये जो जीवन का, जिसको हम अंतराल कह रहे हैं, जन्म और मृत्यु के बीच का, जिसे जीवन के रूप में समझ रहे हैं, जिसका एंड समझ रहे हैं मृत्यु को, क्या उसके पहले भी आर यू लिविंग? क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या किसी तरह से जीवन कट रहा है, काट रहे हैं? क्योंकि अगर जीवन जी रहे हो तो दोस्तों फिर तो एकदम बहुत अच्छे से स्वस्थ रह सकते हैं। अगर वास्तव में लाइफ जी रहे हैं तो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, अंदरूनी मन की शांति जो है वो बनी रहेगी, इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी, क्या करना है, क्यों करना है पता होगा। अगर वास्तव में जीना, अगर हम कहें तो लाइफ में एक मीनिंग, एक पर्पस होगा, एक उद्देश्य होगा, एक अर्थ होगा, अर्थपूर्ण जीवन जी रहे होंगे। अगर जीवन वास्तव में जी रहे हैं तो क्या ये सारी चीज़ें हैं? पिछले 12 सालों के मेरे अनुभव में, जो दुनिया भर में मैं घूम घूम के पाया हूँ, जब लोग मुझसे बात करते हैं, मैं लोगों से बात करता हूँ, लाखों लोगों से जब कनेक्ट हुआ हूँ, तो मैंने देखा है, महसूस किया है, और अपने आसपास ऑब्जर्वेशन से भी, कि ये चारों चीज़ें, हेल्थ, हैप्पीनेस, इनर पीस, मीनिंग एंड पर्पस ड्रिवन लाइफ, ये 99% लोगों के जीवन में मिसिंग है। 99% लोगों के। तो इसका अर्थ कितना भी बुरा लगे, पर इसका अर्थ तो यही हुआ कि वी आर सम हाउ सर्वाइविंग। हम किसी तरह से जीवन को संघर्षपूर्ण बस जी जा रहे हैं। वास्तव में जिसे जीना कहते हैं, हेल्थ, हैप्पीनेस, पीस और मीनिंग के साथ, दैट इज़ नॉट हैपनिंग, वो नहीं घट रहा। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? अच्छा, मृत्यु के बाद की लालसाएं क्या है? स्वर्ग मिलेगा। ऐसे कर्म कर लो, वैसे कर्म कर लो तो स्वर्ग मिलेगा। 80 साल की दादी, नानी, दादा सोच रहे हैं, हाँ पर पोते की शादी हो जाए, पर पोते की शादी में सोने की सीढ़ी चढ़ूंगा तो मैं, स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खुले होंगे। अरे सीढ़ी है हम सबके पास, बताऊंगा मैं उस सीढ़ी के बारे में। पर पोते की शादी तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने के लिए। और मृत्यु के पश्चात हर किसी की लालसा है। मैं लालसा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि ये वास्तव में इच्छा नहीं है, ये वास्तव में आपका प्योर इंटेंशन नहीं है, लालसा है।
क्योंकि एक चीज़ तो तय है, निश्चित है कि मृत्यु तो घटेगी, एक दिन ये शरीर तो छोड़ेंगे। वो कल होगा या 50 साल बाद होगा, लगभग किसी को भी ये पता नहीं है। तो एक बात तो तय है, ये सबको पता है, हालांकि जीते ऐसे हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे, संचय ऐसे करते हैं, इकट्ठा ऐसे करते हैं जैसे कि कभी मरने वाले नहीं हैं। नंदलेस ये जो जीवन का पूरा स्टाइल है जीने का, क्या उसमें हम ये हेल्थ, हैप्पीनेस, इनर पीस और मीनिंग पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे तो क्यों इसी तरीके से जिए जा रहे हैं? और जो मैं कह रहा था कि स्वर्ग की लालसा हर एक को है, स्वर्ग की लालसा, लालच, ग्रीड, कि मृत्यु तो घटेगी, पता है मृत्यु के बाद स्वर्ग मिल जाए तो क्या है, थोड़ा सा यहाँ चैरिटी कर लें, थोड़ा दान धर्म कर लें, थोड़ी पूजा पाठ कर लें, थोड़ा देवताओं को खुश कर लें ताकि स्वर्ग के दरवाजे खुले हुए मिले। मतलब कुछ भी माने जा रहे हैं, कोई औचित्य? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव इंटेलिजेंस, हमारे पास बुद्धि है, ज़बरदस्त बुद्धि है। हालांकि मैंने कल के सेशन में एक बात कही थी दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग हो सकती है, आई डोंट माइंड दैट, कि बचपन में 7-8 साल 10 साल की उम्र तक हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। मार्क माय वर्ड्स, बचपन में 7-8 10 साल तक हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो प्रश्न पूछते हैं, वी क्वेश्चन एवरीथिंग, वी वांट आंसर्स, वांटिंग आंसर्स, लुकिंग फॉर आंसर्स, आस्किंग क्वेश्चंस, ये है इंटेलिजेंस का साइन, बुद्धि का ये है साइन। जब हम सवाल पूछते हैं, जवाब जानना चाहते हैं, बुद्धि का ये है लक्षण। लेकिन 7-8 साल तक आते आते हमें ये समझ में आ जाता है अपने आसपास की जवाब देने वाला कोई नहीं है, बस मान लो क्योंकि बड़े कह रहे हैं, मान लो क्योंकि उन्होंने सुना है, मान लो क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, मान लो क्योंकि वो कह रहे हैं। और सवाल पूछने के लिए, जिद करके सवाल पूछने के लिए, कारण पूछने के लिए 7-8 साल की उम्र तक आते आते कई बार सजा भी मिली। तो 10 साल उम्र पार करते करते हमने बुद्धि का इस्तेमाल बंद कर दिया और हमने मन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, यानी मानने लग गए, मान्यताओं के आधार पर जीवन को जीने लग गए। मानते हैं, मन से मानते हैं, बुद्धि से बोध करते हैं। तो प्राइमरीली जो हमारी बुद्धि का स्रोत है उसको हमने सुप्त कर दिया, हमने सुला दिया दोस्तों बचपन में ही। तो एक बुद्धि का इस्तेमाल हो नहीं रहा, कुछ भी माने चले जा रहे हैं, स्वर्ग की प्राप्ति ऐसे होगी और हम माने जा रहे हैं, हम वो किए जा रहे हैं। दान धर्म इसलिए कर रहे हैं कि कर्म सुधर जाएं, दान धर्म इसलिए कर रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाए। अच्छा, स्वर्ग की लालसा सबको है, मरना किसी को नहीं। स्वर्ग की तैयारी कर रहे हैं, मरने की कोई तैयारी नहीं है, मृत्यु की कोई प्रिपरेशन नहीं है। देयर इज नो प्रिपरेशन फॉर डेथ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर हेवन बट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग टू डाई। देखिए कैसे जीवन में खुशहाली घटे, कैसे स्वस्थ रहें हम, कैसे खुश रहें, कैसे शांत रहें। हम तो अपने जीवन में संघर्ष क्या होता है, संघर्ष होता है स्ट्रगल, दो अपोजिट ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, एक ये मान्यता, एक ये दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं हमारे ही मन के अंदर में। तो अपने आप को मुक्त करना है तो इससे आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों समझते हैं क्या है जीवन, जन्म, मृत्यु,
सामने आपके देखिए स्क्रीन पूरी ब्लैंक है। जन्म घटा, जन्म हुआ यहाँ, फिर मृत्यु घटी, फिर जन्म घटा, फिर मृत्यु। इस तरह से जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, बर्थ एंड डेथ, बर्थ एंड डेथ। आप देखिए यहाँ पे ये एक चक्र है, इट्स अ साइकिल, बर्थ और डेथ। अब देखिए बर्थ के पहले भी ये चक्र है, जीवन चक्र, डेथ के बाद भी जीवन है। सो मृत्यु के बाद का जीवन और जन्म के पहले का जीवन, लाइफ बिफोर बर्थ, लाइफ आफ्टर डेथ एग्जिस्ट। और इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में तो ये बात हजारों सालों से बहुत साइंटिफिक तरीके से वर्णित की गई है। और दोस्तों, आप में से अगर कुछ लोगों को संशय हो तो आप लोगों को ये बता दूं कि पास्ट लाइफ्स ये कोई अब फिक्शनल विषय नहीं है, काल्पनिक विषय नहीं है। पास्ट लाइफ्स अब एक साइंटिफिक मैटर ऑफ फैक्ट है। पिछले 40 सालों में बहुत तरह की रिसर्च हुई हैं, बहुत तरह के वैलिडेटेड एविडेंस बेस्ड रिसर्च हुई हैं, जिसमें ये पाया गया है कि पास्ट लाइफ, हमारी पास्ट लाइफ्स एग्जिस्ट करती हैं। ये कोई भ्रम, ये कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने, स्पेशली जब बच्चे होते हैं कुछ, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद रही हैं, उनको शहर, लोगों के नाम तक याद हैं, घटनाएं तक याद हैं। ऐसी घटनाओं को वैलिडेट किया गया है और पाया गया है सच। बड़ों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कुछ मेडिटेटिव अवस्था में, ट्रांस की अवस्था में ले जाया जाता है और वो अपने पिछले जन्मों के कुछ चीज़ें देख पाते हैं और उनको वैलिडेट किया गया है, यानी पिछले जन्मों की जो बात उन्होंने बताई उसको पाया गया, उसको देखा गया, रिसर्च किया गया तो सत्य पाया गया। तो अब ये एक साइंटिफिक वैलिडेटेड फैक्ट है कि पास्ट लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। ये कल्पना का विषय नहीं रह गया, ये एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल मैटर नहीं रह गया, इट्स अ साइंटिफिक फैक्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड, बर्थ डेथ ये एक साइकिल है। जीवन में सारी स्ट्रगल हमें इसलिए लग रही है कि हम सिर्फ इस जन्म काल को, इस जीवन काल को, इस लाइफ टाइम को, जो कि बर्थ और डेथ के बीच में है, जो कि इस शरीर, इस मन, इस पर्सनालिटी के साथ है, हम सिर्फ इतने को जीवन मान रहे हैं, ये 50, 60, 70, 80 साल के जीवन काल को। और हमें अपने जन्म के पहले का और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कोई होश नहीं है। मैं ही इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मैं ही एग्जिस्ट कर रहा हूँगा। मैं ये शरीर छोड़ दूँगा, आप लोग इस शरीर को जल्दी से जल्दी जला दोगे, चाहे रोओगे, चाहे मिस करोगे, चाहे याद करते रहो। लेकिन जिस मोमेंट ये शरीर छोड़ा, उसके बहुत ही चंद घंटों के अंदर इस शरीर को आप दाह संस्कार इसका कर दोगे। मैं इस शरीर में नहीं रहूँगा, शरीर किसी काम का नहीं, तो मैं इस शरीर को छोड़ने के बाद भी होऊंगा। मैं इस शरीर में आने के पहले भी था, लेकिन हम में से ज़्यादातर इस बात को याद नहीं रख पाए हैं कि भाई इस शरीर में आने के पहले क्या था मेरा जीवन, इस शरीर के बाद क्या होगा मेरा जीवन। क्यों? ये जानना नहीं है क्या? क्या होगा अगर ये जान लेंगे? सो जीवन लीनियर नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं एक सीधी रेखा में जीवन जन्म के साथ आया, जैसे मैंने पिछली पिक्चर में दिखाया था। लाइफ इज़ नॉन लीनियर। रियलाइज दिस, रिमेंबर दिस, ये याद रखिए। ये याद रख पाएंगे, इस पिक्चर को दिमाग में रख पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस पिक्चर का। अगर लैपटॉप पे देख रहे हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए
स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो बना लीजिए, बट इसको याद रखना है कि यह है जीवन चक्र, और इसमें ये बर्थ और डेथ के बीच का ये इंटरवल ये है, बस इतनी सी लाइफ है विशाल। बाकी जो मैं हूँ वास्तव में आत्मा के रूप में, वो तो इस जीवन काल में कितनी ही बार जन्म लिया, कितनी ही बार मृत्यु घटी। शारीरिक तौर पर आया, जैसे कि सागर में एक लहर, सागर में है एक लहर उठी फिर वो गिर गई, तो ये जन्म और मृत्यु की तरह हो गया एक लहर सागर में। और वैसे मैं जो हूँ, आप जो हो वास्तव में, वो एक सागर की तरह विशाल। इसका बोध करना है, दिमाग में भरना नहीं है। 10 साल की उम्र से भरा हुआ है, हम सब आत्मा है, शरीर तो चोला है। इसका बोध करना है। तो मृत्यु, जन्म के पहले का जो जीवन होता है, मैं थोड़ी सी आप लोगों को हाईलाइट देता हूँ। दोस्तों, अगला जन्म लेने के पहले हम चूज करते हैं अपने माता पिता को, अपने परिवेश को। हम चूज करते हैं आत्मा स्वरूप पिछले अपने जन्मों को देखते हुए, क्या सीख लिया, क्या जान लिया, क्या समझ लिया, क्या पेंडिंग है समझना, उसके अनुसार हम लाइफ की डिज़ाइन बनाते हैं कि ओके, अगला जन्म ऐसे माता पिता चाहिए, ऐसा परिवेश चाहिए। ये सीखना है। अगर मुझे सपोज करिए एक सोल का, एक आत्मा का को हिम्मत का पाठ लेना है, करेज, हिम्मत का पाठ लेना है अगर, तो वो अपने फिजिकल लाइफ में जन्म के बाद का जो जीवन काल होगा, उसमें वो कैसे सिचुएशंस को बनाएगी, डिज़ाइन करेगी। मुश्किल वाले हालात। क्यों? मुश्किल हालात में ही तो हिम्मत जागेगी। अगर हालात अपने परिवेश में आसान होंगे तो हिम्मत का काम ही नहीं होगा। तो ये हिम्मत अगर एक्सपीरियंस करना है आत्मा को कि चलो इस जन्म में हिम्मत क्या होता है, करेज क्या होता है, साहस क्या होता है, ये एक्सपीरियंस करना है, ये अनुभव करना है, तो वो आत्मा अपने जीवन में संघर्ष चुनेगी। जी हाँ, आत्मा अपने जीवन में संघर्ष चुनेगी, क्योंकि उसको साहस, हिम्मत का अनुभव करना है। संघर्ष में ही वो संभव है। आप में से कितने लोगों को हम ये कहते हुए सुनते हैं कि मेरे साथ ही है भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? भगवान कुछ नहीं कर रहा, हमारी डिज़ाइन है। हमें वो डिज़ाइन याद नहीं है। डिज़ाइन में ये शामिल है, जन्म के पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं, माँ बाप को चूज़ करते हैं, परिवेश को चूज़ करते हैं, भाई बहन, दोस्त यार, सारे एग्रीमेंट्स बनते हैं प्रॉपर। जैसे एक पिक्चर बनती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना, ऐसे हमारे भी सोल रियल में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। आत्मीय जगत में देयर आर एस्ट्रल प्लेन्स, मल्टीपल लेयर्स ऑफ एस्ट्रल प्लेन्स, जहाँ की हम अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं और फिर हम जन्म लेते हैं। और उसमें ये शामिल होता है कि जब हम जन्म लेंगे, माँ के गर्भ में आते ही हम भूल जाएंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, हमने पिछले जन्म कैसे बिताए, इस जन्म का हमारा उद्देश्य क्या है, ये सब भूल जाते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन क्या होगा? अभी अगर मृत्यु घट जाए, अभी अगर शरीर छूट जाए, तो बाद इसके क्या होना है? ये जीवन में ये सांसें चलते हुए शरीर के अंदर ये जान लेना है क्या होगा जब मृत्यु घटेगी। मैं जब इस शरीर में नहीं होऊंगा तो मैं कहाँ होऊंगा? कौन से एस्ट्रल रियल में मैं रहूंगा? क्या मुझे मेरे परिवार के, मेरे और लोग जिनको मैं जानता था, जो मेरे जीवन में थे, वो मिलेंगे? मिल सकते हैं। जानिए, आपका जीवन है, आत्मा स्वरूप आपकी एक यात्रा है।
तो जन्म के पहले की यात्रा कैसी थी, मृत्यु के बाद की यात्रा क्या होगी, ये सब जानने का हक हर किसी को है, आप सबको है। और जब ये जान लेंगे तो ये जीवन इस शरीर के साथ कैसा हो जाएगा। जब ये जान लेंगे कि जन्म के पहले मेरा जीवन क्या था, पिछले जन्म में क्या था, सोचिए जरा। तो जन्म के पहले मृत्यु के बाद के जीवन को जानना आप सबका अधिकार है, हम सबका अधिकार है। वी मस्ट लर्न। और टूल्स अवेलेबल हैं दोस्तों, ये सब अब साइंटिफिकली वैलिडेटेड फैक्ट्स हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, कितनी रिसर्च हो रही है इस पर, फैक्ट्स पाए गए हैं। आत्मा का जाना अब साइंटिफिकली वैलिडेटेड। अब देखिए, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले माइक्रोस्कोप नहीं थे। माइक्रोस्कोप जो छोटी से छोटी चीज़ों को कई 100 गुना, कई 1000 गुना बड़ा कर देते हैं। तो हमें बैक्टीरियाज और वायरस के बारे में पता नहीं चल पाता था, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता था। साइंटिस्टों को हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, उनके बारे में पता नहीं था। फिर जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो हम अपने शरीर के सेल्स तक को देख पाए, तो कितनी सारी चीज़ें बढ़ गई, कितनी सारी चीज़ें जानकारी में आई, कितना डेवलपमेंट हुआ। हमें, आप सबको याद होगा कि टेलीफोन्स की लाइन हुआ करती थी, लैंडलाइन। एक दिन खराब हो गया, महीनों महीनों भी खराब रहते थे। कई कई बार कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन करने के बाद भी लाइनें ठीक नहीं हुआ करती थी। कई बार पूरे पूरे मोहल्ले की लाइंस खराब हुआ करती थी। पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में टेलीफोन होता था तो वो पूरे मोहल्ले का हुआ करता था। हम उस काल में बड़े हुए हैं। टेलीफोन का बिल जमा करने में आधा दिन लग जाता था, एक कंप्लेन लिखाने में एक मेहनत होती थी। वहाँ से घर घर में, हर घर में, हर एक के हाथ में एक डिवाइस है। इस डिवाइस में सब कुछ मौजूद है। हम स्वर्ग की कामना करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे, क्या होगा स्वर्ग में? अरे उर्वशी और मेनका नाचेगी। अरे इस मोबाइल पे आप YouTube खोलिए, कौन सी उर्वशी, कौन सी मेनका, किसका डांस देखना है आपको, क्या सुनना है? क्लासिकल सुनना है, रैप सुनना है, रॉक सुनना है, जैज सुनना है, फ्लूट सुनना है, तबला सुनना है, सीखना है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट से लेकर नॉविस, हर एक का अवेलेबल है। सीरियल देखनी है, फिल्में देखनी है, सब कुछ अवेलेबल है एक डिवाइस में। एक 6 इंच का डिवाइस, इतनी हाई क्वालिटी में पिक्चर और साउंड के साथ सब कुछ अवेलेबल है। इसी के ज़रिए सारे बिल पेमेंट्स हो जा रहे हैं। इसी के ज़रिए हम ये इस वक्त जूम पे आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हैं। 500 लोग इस वक्त, 500 से ज़्यादा हैं, 500 से ज़्यादा लोग इस वक्त लाइव मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। और कौन सा स्वर्ग जीना है भैया आपको? ये जो जीवन है हमारे पास, उसको स्वर्ग, ये आज से हजारों साल पहले पुराणों में जो स्वर्ग लिखा है, उससे कई 100 गुना ज़्यादा स्वर्ग तो हमारे जीवन में घट रहा है। थोड़ा आंख खोल के, मन की आंखें खोलकर जरा देख तो लो कि हम वास्तव में स्वर्गिक जीवन जी रहे हैं। फिर भी भागम भाग, फिर भी संघर्ष, क्या चाह रहे हैं भाई? किस दौड़ में हैं? किसी भी पल मृत्यु घट जाएगी, देख रहे हैं। एक वायरस ने हमें मृत्यु के प्रति और हमारे भय को बाहर निकाल के रख दिया है। क्या डरना भाई, क्या डरना? जिस चीज का घटना आपने तय किया है यहां आने के पहले, जन्म लेने के पहले आपने अपनी मृत्यु तय की थी कि हाँ, इस जन्म में मेरा ये अवधि होगी, दिस विल बी माई लाइफ टाइम, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स। मैंने बताया ना, जन्म के पहले हम तय करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कि एक चीज़ समझिए कि अभी अगर हमें वैकेशन पे जाना हो, हम इंडिया में बैठे हैं, हम अगर सोचें हम दुबई, सिंगापुर, यूरोप टूर पे निकले,
तो दोस्तों उस टूर पे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, किस दिन जाएंगे, किस दिन लौटेंगे, सारी चीज़ें बुकड रहती हैं। हाँ, उसमें कुछ कॉन्टिजेंसी भी होती है, कुछ ऊपर नीचे होता है, लेकिन एक प्लान होता है जिसके तहत हम चलते हैं। तो क्या लगता है, एक आत्मा के रूप में हमने इस धरती पर आना चुना, शरीर धारण किया, एक इतना बड़ा, इतनी एक सुंदर यात्रा, तो हमने इसका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय नहीं किया। तो अपने आत्मा स्वरूप के बोध में आ जाइए, जान लीजिए, और आप जान पाएंगे कि आप कब जाएंगे। 19-20 जुलाई 2009 मेरे संग कुछ एक बहुत ही प्रोफाउंड अनुभव घटा। 6th डायमेंशनल एक्सपीरियंस था वो, जिसमें मैंने जाना, जिया कि मैं इस धरती पर कैसे आया, कब आया। मैं इस शरीर में आने के 10 साल पहले आत्मा स्वरूप धरती पर आ गया था। मैं 10 साल तक इस धरती पर आत्मा स्वरूप रहा। आते ही मैंने अपने पिता को चुना, उनकी शादी का वेट किया, उनकी शादी के बाद मैंने ये शरीर धारण करके मैं आ गया। और माँ के गर्भ में समाते ही सब कुछ भूल गया, क्यों आया हूँ, क्या डिज़ाइन थी, सब कुछ। और फिर 32 साल की उम्र में जाके याद आया क्या करने आया हूँ, कब तक रहूँगा। 19-20 जुलाई मध्य रात्रि 2009 की मैंने अपने जीवन के इस डिज़ाइन को देखा, जाना, जिया कि विशाल स्वरूप मैं इस धरती पर कब आया, कैसे आया, क्यों आया और कब जाऊँगा। मेरी वाइफ इंदु, वो 2010 जनवरी में एनलाइटेंड हो गई थी। 2011 जुलाई में, अगस्त में उसको रियलाइजेशन हुआ अपने एनलाइटनमेंट का। और अभी 2019 में उसको ये पता चला कि वो ये शरीर कब छोड़ने वाली है। 8 साल तक उसको नहीं पता चला। 2011 से लेके 2010 से लेकर 2019 तक 9 साल उसे नहीं पता चला कि वो कब जाएगी। 2019 में पता चला। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ज़रिए ही जिनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, जिन्होंने अपने स्वयं को, वास्तविक स्वरूप को देखा, महसूस किया, जाना, एक मुक्त जीवन जी रहे हैं। पर बहुत सारे हैं जिन्हें अभी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कब वो ये शरीर छोड़ेंगे। एंड इट इज़ ओके। बट जीवन ऐसे जीना है कि हर पल आप आह्वान करें कि मैं तैयार हूँ, इस पल में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ, इस पल में मैं पूरा व्याप्त हूँ, ये पल मुझ में पूरा व्याप्त है। ये है जीना। और अगले ही पल अगर मृत्यु घटती है तो उसके लिए भी तैयार हूँ। कितनी तरह की शंकाएं, कितने तरह का डर लगता है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, या पति चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, घर कैसे चलेगा, सब कुछ कैसे होगा। तो बेसिकली क्या चिंता है? इसी भौतिक जीवन की चिंता। मेरे बाद मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का क्या होगा, इसी भौतिक जीवन की चिंता। और चिंता क्या, मतलब यही सोच रहे हैं कि मेरे बाद इनका बुरा ही होगा, मैं ही हूं जो अच्छा कर रहा हूं, इसीलिए चिंता में कूड़े जा रहे हैं। पता नहीं है कब जाना है, लेकिन जी ऐसे रहे हैं कि कभी नहीं जाना। इस चीज को गौर करें दोस्तों। हर पल पूर्ण रूप से जियो, हर पल यहाँ जी भर जियो। कितने गाने हैं, मतलब हिंदी फिल्मों के अगर गीतों को लूं तो हमें जिंदगी के जीने की प्रेरणा कितनी मिलती है, पर उसका अनुसरण करें। हर पल पूर्ण रूप से जीना है और हर पल मृत्यु के लिए भी तैयार रहना है। व्हाट इज रॉन्ग? मृत्यु से जीवन खत्म नहीं हो रहा। और एक बात बताऊं, बड़ा बड़ा नोट कर लें, इस अस्तित्व में कुछ भी अकस्मात नहीं होता। देयर आर नो एक्सीडेंट्स इन दिस एग्जिस्टेंस। इस अस्तित्व में कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, कुछ अकस्मात नहीं होता।
तो अभी अगर हम कह रहे हैं, देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से लोग चले गए, कि कहीं भूकंप से चले गए, कि कहीं बाढ़ में बह गए, कि जवान हम देख रहे हैं कोरोना से चले जा रहे हैं, दोस्तों कुछ भी अकस्मात नहीं घटता. Everything is part of a grand design. Every soul is living by their design. हर आत्मा अपने अपने डिजाइन के हिसाब से जी रही है. ये शरीर किसी डॉक्टर की कमी की लापरवाही की वजह से नहीं छूटने वाला. हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में भी जहां की दिख रहा है कि ये जिंदा कैसे है, तो आत्मा ना चाहे तो शरीर नहीं छोड़ती, और आत्मा चाहे तो कुछ भी कर लो, आत्मा शरीर में नहीं टिकती. ये फैक्ट को क्यों झुठलाना, इस फैक्ट को सिंपली अपना लेना है और स्वयं को आत्मा स्वरूप जान लेना है. अपने आप को शरीर और मन अपने इस नाम और पहचान से ऊपर उठकर आत्मा स्वरूप बोध करना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है प्यारे दोस्तों. और ये मोक्ष, ये निर्वाण, ये लिबरेशन सबके लिए संभव है क्योंकि हम सब आत्मा हैं. और हाँ, इस यात्रा में जन्मों लगते हैं, फैक्ट है ये बात. इस यात्रा में जन्मों लगते हैं और आप सबके जन्मों आप बिता चुके इस धरती पर. इस वक्त धरती पर स्वयं को जानने की ऊर्जा इतनी ज्यादा व्यापक और प्रज्वलित है कि जो भी गहराई से ध्यान में उतरेगा, सज्जन सांगत्य करेगा, गुरु के सानिध्य में बैठेगा, थोड़े YouTube पे ही सही वीडियोस वगैरह देखेगा, कुछ बुक्स पढ़ेगा, तो आत्मबोध को उपलब्ध होगा. इतना सरल और सहज हो गया जो आज से 100 साल पहले बड़ा मुश्किल था. और दूसरी बात, इस वक्त हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है, ह्यूमन फिजिकल बॉडी, दिस इज रेडी टू एक्सपीरियंस एनलाइटनमेंट. दिस बॉडी इज रेडी टू इंटीग्रेट द एनर्जी एंड लाइट ऑफ एनलाइटनमेंट, ऑफ कुंडलनी अवेकनिंग. ये शरीर तैयार है. कोई भी अगर कहीं आपको सुनने को मिलता है कि ये शरीर तैयार नहीं है, सिंपली रिजेक्ट दैट आइडिया. प्लीज किसी भी तरीके की लिमिटिंग धारणाओं को, मान्यताओं को जो कि आपको छोटा बनाएं, उन्हें रिजेक्ट कर दें. कोई भी बात जो आपको छोटा करे उसे रिजेक्ट करना है. सिंपल. इज इट क्लियर? इस वक्त एनलाइटनमेंट की एनर्जी हर एक के लिए संभव है, हर एक के लिए उपलब्ध है. अपने आप को शरीर, मन, इस नाम, इस पहचान के ऊपर उठकर जान लेना, आत्मा स्वरूप पहचान लेना, बोध कर लेना, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही एनलाइटनमेंट है. और यहाँ इस बोध तक घटने में शारीरिक मानसिक लेवल पर कई क्रियाएं घटती हैं. और इसी वजह से एक एनलाइटेंड मास्टर का सानिध्य जरूरी होता है. और इसके साथ साथ अपने मानसिक, अपने मान्यताओं, धारणाओं पे काम करना जरूरी है. जैसे मैंने ये जो शुरुआत की कि जीवन का अपोजिट क्या है, और आप में से अधिकतर लोगों ने कहा मृत्यु, जो वही मानते आ रहे हैं ना. पर मैंने आपको बताया, आपकी समझ में भी आया कि मृत्यु जीवन का अपोजिट नहीं होता. जन्म मृत्यु का अपोजिट है, मृत्यु का अपोजिट जन्म, जन्म का अपोजिट मृत्यु. जीवन का कोई विपरीत होता ही नहीं. जीवन तो निरंतर है. और जीवन चक्र मैंने समझाया जिसमें बर्थ एंड डेथ आर जस्ट 2 इवेंट्स. तो बर्थ का जो इवेंट होता है उसको तो हम सेलिब्रेट करते हैं बड़ी धूमधाम से. वाई नॉट वी सेलिब्रेट डेथ? वाई डोंट वी सेलिब्रेट डेथ? जैसे कि कॉलेज में, स्कूल में क्लास 10 से जब हम निकलते हैं तो क्लास 9 के बच्चे फेयरवेल देते हैं. कॉलेज में जब हम फाइनल ईयर से निकलते हैं तो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फेयरवेल देते हैं अपने सीनियर्स को.
तो वैसे ही मृत्यु के वक्त हम मृत्यु को फेयरवेल क्यों ना कहें। दोस्तों, मृत्यु को फेयरवेल के रूप में देखना शुरू कर दें। अच्छा, ये संभव कब होगा फेयरवेल के रूप में? मेरे बोलने से नहीं होगा, क्योंकि मैं जो अभी कह रहा हूँ ये बातें तो और भी संतों ने कही है, महापुरुषों ने कही है, शास्त्रों में भी लिखी हुई है। बोध करना होगा दोस्तों। इमेजिन करिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं वेकेशन की बात कर रहा था, अभी अगर आप अकेले किसी बिजनेस पर्पस से आप देश के बाहर, शहर के बाहर जाते हैं, तो क्या आपका परिवार रोता है कि हाय राम ये क्या हो गया? नहीं ना। क्यों नहीं रोता? क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ दिनों के लिए किसी काम से जा रहे हैं। समटाइम्स उस जिस भी काम से जा रहे हैं उसमें समय ज़्यादा भी लग सकता है। आप किसी बिजनेस के काम से गए, आपकी लौटने की टिकट 10 दिन बाद की है, लेकिन वहाँ कुछ काम ऐसा पड़ गया, कुछ बढ़ गया कि आपने समय और बढ़ा दिया। पॉसिबल? तो कोई घर पे रोना हाहाकार मचता है कि हाय रे क्या हुआ? नहीं ना। क्यों नहीं? क्योंकि घर वालों को पता है कि आप कहाँ हैं। घर वालों को पता है कि आप कॉन्टैक्टेबल हैं, क्योंकि घर वालों को पता है ये छोटे एक समय के लिए एक अंतराल है। हाँ, इस पीरियड में ही वाइफ या बच्चे मिस कर सकते हैं, करते हैं। अगर आप एक मेल हैं तो, अगर आप फीमेल हैं तो भी आपके हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो मिस करते हैं। लंबा समय के लिए जाते हैं, कभी 15-20 दिन 25 दिन के लिए किसी टूर पे निकल गए तो ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं। तो इमोशनल फिजिकल लेवल पर यस, मैंने ये शरीर छोड़ दिया और अब मैं आपको शरीर के साथ उपलब्ध नहीं है, याद आऊँगा। मेरे साथ कितने लोगों की अच्छी यादें जुड़ी हैं तो याद आऊँगा। मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को याद आऊँगा। लेकिन मृत्यु के बाद भी, जैसे कि हम बिजनेस ट्रिप पे गए तो बाहर जाके कॉन्टैक्टेबल हैं, अगर हम आत्मा स्वरूप अपने आप को जान लें तो हम उस आत्म जगत में, उस एस्ट्रल प्लेन्स में, उन सूक्ष्म लोकों में हम अपने परिजनों को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर वो वहाँ हैं। और एक स्टेज होती है जो वहाँ से भी बाहर निकल जाते हैं। In that case you can just feel some things but you cannot communicate because there is nobody to communicate there. वो आत्मा भी अब आत्मा नहीं रह गई, वो परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण की गति है, तो वो भी उपलब्ध होती है। तो इसको एक यात्रा के रूप में देखिए। मैं पिछले जन्म में भी था, अपने पिछले जन्मों को देख लिया, जानवरों के रूप में, इंसान के रूप में, इस धरती के अलावा मेरे जन्म देख लिए। तो अब बताइए कि विशाल के इस लाइफ टाइम से क्या मोह रह जाएगा? अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दूं, कि विशाल के रूप में एक पत्नी है मेरी, बच्चे हैं, माँ है, एक सामाजिक जिम्मेदारी है, एक नैतिक सिटीजन के रूप में मेरी जिम्मेदारी है। बल्कि जब ये सारी चीज़ें, जब वास्तव में इस शरीर में रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है, अपने सोल जर्नी को जान लेते हैं। कैसे जान लेते हैं दोस्तों? ये एक पिक्चर आपके सामने है। सो बेसिकली ये जीवन चक्र नहीं, ये स्पाइरल की तरह से है, एक सर्किल नहीं है, एक स्पाइरल है इस तरीके से। तो अभी इसके बारे में डिटेल नहीं समझा सकता, उतना समय नहीं है, लेकिन जीवन चक्र भी नहीं है, जीवन कुछ इस तरीके का स्पाइरल है। तो जो मैं अभी बता रहा था कि एक आत्मा कई बार जन्म लेती है, क्यों ना उस जन्म को जाने समझे देखें। पिछले जन्मों में मैंने अभी अपना बताया, मेरे साथ मैं जानता हूँ हजारों लोगों को जिन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी हैं, समझी हैं, जानी है। अगर पिछले जन्म में मैं कुछ और था, मेरा धर्म कुछ और था, या मेरी पत्नी कोई और थी, मेरे बच्चे कोई और थे, तो किस तरीके का अटैचमेंट इस वक्त रहेगा? बल्कि वास्तव में अटैचमेंट से फ्री होकर इस जीवन को जी पाएंगे। ये जो जीवन काल है, ये जो लाइफ टाइम है, ये हमारे सभी पिछले जन्म की इंटीग्रेटेड लाइफ टाइम है।
पिछले जन्मों से जो कुछ भी सीखा, समझा, जाना, उनको इंटीग्रेट करके ये जन्म है। तो पिछले जन्मों से ज़्यादा व्यापक है ये जन्म, इस बात को समझ लीजिए। हाँ, कुछ संचित कर्म भी रहते हैं। आज हम कर्म के सिद्धांत के बारे में बात नहीं कर रहे, बस और 5 मिनट में मैं इस प्रेजेंटेशन को भी कंप्लीट करूंगा। तो कुछ संचित कर्म होते हैं जो हम हर जन्म दर जन्म लेकर आते हैं। कई बार लगता है, हे भगवान मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने पिछले जन्म में अपने कर्मों के अनुसार इस जन्म को डिजाइन किया था, जिसमें मैंने उसके कुछ फल रखे हैं। अगर मैंने अपने जीवन में पूरे जीवन को, आत्मा के इस यात्रा को, जीवन यात्रा को एक बगीचे के रूप में देखिए, समझिए, महसूस करिए। आपने अगर सेब का, एप्पल का बीज बोया है तो पेड़ एप्पल का आएगा और उसमें फल एप्पल का आएगा, आम का नहीं आएगा। आपने अगर करेले के बीज डाले हैं तो पेड़ करेले का होगा, उसमें फल जो है वो करेले का ही आएगा। तो आज हमारा जो जीवन है, इस वक्त जो हम जीवन जी रहे हैं दोस्तों, वो हमारे सभी जन्मों का निचोड़ है। और कर्म का सिद्धांत, सिर्फ इतना कहूंगा इस बारे में कि कर्म का सिद्धांत लॉ ऑफ पनिशमेंट नहीं है। जो बोया वही काट रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि जीवन संघर्षपूर्ण हो गया है, तो समझना है 2 बातें, कि पिछले जन्मों के कर्म हैं या इस जन्म में हिम्मत का डिजाइन बनाया है। और कैसे समझेंगे? अपने आत्मा स्वरूप को जानेंगे तो समझेंगे। और जानने के लिए दोस्तों, क्या आप तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? आर यू प्रिपेयर्ड टू लिव योर लाइफ फुल्ली, होली? Are you prepared for your death? Are you prepared to die? Are you prepared to live? If you are, start meditating. सबसे पहला काम है ध्यान। ध्यान के जरिए ही आप, ये देखिए पिक्चर जो सामने दिख रही है, कैसे ध्यान के जरिए ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी आती है। हमारी एनर्जी बॉडी में जो डिफरेंट चक्रास हैं, जो चक्र हैं, उन चक्रों में वो ऊर्जा कैसे संचालित होती है और किस तरीके से हम जागृत होते हैं। तो ध्यान, उतर जाइए गहरे ध्यान में, जान लीजिए अपने पिछले जन्मों को, जान लीजिए जन्म के पहले का और मृत्यु के बाद के जीवन को। अपने पूरी आत्मा की जो यात्रा है उसको रियलाइज करिए, उसका बोध करिए। मुझे पूरा याद है मैं धरती पर सबसे पहले किस रूप में आया, उसके बाद कैसे मैं जानवरों की श्रेणियों से अलग अलग जानवरों की श्रेणियों में होते हुए इंसान स्वरूप आया। आज से 2200 साल पहले मैंने इंसानी स्वरूप में मैं आया था, और आज 2200 साल के बाद मैं वापस से इस धरती पर पैदा हुआ हूँ। मेरी जीवन यात्रा है, मुझे याद है, याद आ गया। पैदा हुआ था तो भूल गया था सब कुछ। 32 साल तक कुछ याद नहीं था, और फिर मन में एक उठने लगी बात कि क्या इसीलिए जीवन में हूँ मैं? क्या बस बच्चों को पाला, शादी की, अपने लिए, बच्चों के लिए, थोड़ा घर वालों के लिए बना लिया, कुछ समाज को कुछ दे दिया, बस ऐसे ही निकल जाएंगे 80-90 साल जीवन के? क्या यही करने आया हूँ? जीवन का उद्देश्य क्या इतना सा ही होगा? ये तो एक जानवर भी कर लेता है। सब कुछ हो रहा था, जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा था। मुझे हो गया डिप्रेशन ऑफ सक्सेस। हर कुछ, मतलब एक व्यक्ति जो जीवन में चाह सकता है, मेरे पास वो सब कुछ था। सक्सेसफुल कैरियर, ग्रेट बैंक बैलेंस, हैप्पी हेल्दी फैमिली, इंडिपेंडेंस, नेटवर्क, फैंटास्टिक कैरियर, डिग्रीज, लोगों में पसंद किया जाना, एवरीथिंग वाज देयर विद मी, सब कुछ। पर अंदर से मचल रहा था ये जानने के लिए कि ये तो धरती पे आने का उद्देश्य नहीं हो सकता। और मैंने जाना। 2009 जून में मैंने ध्यान करना शुरू किया। जून 2009 में मैंने ध्यान करना शुरू किया, और 40 दिन बाद 19-20 जुलाई मध्य रात्रि को मैंने जान लिया कि मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ, क्या मेरी लाइफ की डिज़ाइन है। अक्टूबर 2009 को ये जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है, सारे चक्र जैसे खुलते हुए, कुंडलिनी जागरण का जो अनुभव होता है वो पूर्ण हो गया।
1 नवंबर 2009 को मैंने लोगों को सिखाना भी शुरू कर दिया। तो 4 से 5 महीने के अंदर मेरी यात्रा याद आने की पूरी हो गई, और तब से लेकर आज तक सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नित्य प्रतिदिन 24 घंटे यही कर रहा हूँ। और मेडिटेशन शुरू करने के पहले, मेडिटेशन मुझे करना होगा ये जानने के पहले ही मैंने अपना करियर छोड़ दिया था मार्च 2009 में, क्योंकि अंदर से एक आवाज़ आई थी कि विशाल, तुम जो कर रहे हो वो करते हुए नहीं जान पाओगे क्या करने आए हो। 1 घंटे तक इस अंतरात्मा की आवाज़ से मेरी जद्दोजहद, मेरे दिमाग की और अंतरात्मा की आवाज़ में जद्दोजहद चली। और 4 मार्च 2009 की बात है, मैंने रिज़ाइन कर दिया अपने जॉब से, अपने करियर से रिज़ाइन कर दिया। और फिर जून में मैंने ध्यान करना शुरू किया एक वर्कशॉप के माध्यम से, और निरंतर ध्यान किया। तो 40वें दिन मेरे संग ये घट गया जो मेरे अंदर सवाल चल रहा था। और मेरे संग ये यात्रा फास्ट हुई। उसके 2 कारण हैं। एक, मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के पहले ही मैं पूर्ण समर्पित हो गया। मुझे पता नहीं था कि मुझे मेडिटेशन करना होगा, मुझे पता नहीं था मुझे गुरु को सानिध्य की ज़रूरत होगी, मुझे पता नहीं था कौन सी किताबें पढ़नी, कहाँ क्या ढूंढूं, पता नहीं था। लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपने जॉब, अपने करियर को छोड़ दिया। पूर्ण समर्पित हो गया था, तो मुझे जवाब मिला। और दूसरा कारण यह है दोस्तों कि मानव स्वरूप ये मेरा दूसरा जन्म है। दिस इज़ माई ओनली सेकेंड बर्थ एज ह्यूमन। तो एक जो मानव संस्कार होते हैं, जो कई जन्मों से जो हमारे मान्यताएं और धारणाएं की जो मैं बात कर रहा हूँ, उससे हमारा जो मनस्पटल है वो जकड़ जाता है, संस्कार कहते हैं उसे। तो वो डेफिनेटली मेरा कम रहा, क्योंकि दूसरा ही जन्म है। तो इस वजह से, इन 2 कारणों से मेरी यात्रा जो है इस जन्म में विशाल के रूप में, मेरी आध्यात्मिक यात्रा काफ़ी फास्ट हुई। मेरी 4-5 महीने में पूरी हुई। उसके 1 महीने के बाद मैंने और वर्कशॉप्स की, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी के संग। वहाँ मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स को बहुत गहराई से देखा, महसूस किया। सभी पास्ट लाइफ्स मैंने वहाँ देखी, समझी। उसके बाद और भी जब भी ध्यान में बैठता, कुछ ना कुछ खुलता रहा। और हाँ, 1 नवंबर को जब मैंने पहली बार दुनिया के सामने क्लास ली थी, उस वक्त मेरे पिता हॉस्पिटल में आखिरी सांस गिन रहे थे। 4 नवंबर को उन्होंने घर पर अपना देह त्याग दिया। और मेरे घर में जब कोई शोक मनाने के लिए आ रहा था, तो उसको महसूस हो रहा था कि मेरी शादी हो रही है, कि घर में क्या फंक्शन चल रहा है। क्योंकि आई सेलिब्रेटेड डेथ ऑफ माई फादर शमशान घाट पे भी। और उसके बाद 12 दिन का जो था वो फंक्शन था, घर पर ध्यान होता था, बातें होती थी, हंसी मजाक चलते थे। शोक का माहौल ही नहीं बन पा रहा था। और मेरे पिता 2 महीने के अंदर उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ, और 2 महीने के अंदर वो चल बसे। और आखिरी दिन, आखिरी समय तक वो खुद चल फिर रहे थे। मेरे पिता की मृत्यु के 9-10 महीने के बाद मेरी सास इंदु, मेरी वाइफ की मम्मी, मेरी सास, कैंसर से वो गुजर गई। वी सेलिब्रेटेड हर डेथ। और उनके 6-7 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर, हमने 4 में से 3 पेरेंट्स खो दिए। इंदु ने अपने दोनों माता पिता, मैंने अपने पिता। और हमने उनकी डेथ को सेलिब्रेट किया है। यूं ही ज्ञान नहीं दे रहा आपको। और इस कोरोना पीरियड में भी मैं भी अपनों को खो रहा हूं। दुख होता है, लेकिन ये दुख फिजिकल और इमोशनल लेवल पर है। और हमारा अस्तित्व फिजिकल, इमोशनल लेवल से बहुत ज़्यादा और व्यापक है। इस बात का बोध कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। और ये बात का बोध करना ही है। ये चीज़ें जो आपके सामने आ रही हैं, मेडिटेट करिए, अपनी यात्रा, आत्मा की यात्रा को समझिए, जानिए। जन्म के पहले, मृत्यु के बाद के जीवन को जानिए, समझिए। अपने इस जन्म के उद्देश्य को जानिए, समझिए। दैट्स व्हाट यू आर, वी आर हियर फॉर।
और मैं अब आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ सवाल, कुछ प्रश्न मैं लूँगा। तो 2 आईडीज़ चल रहे हैं अभी, तो अभी मैं पहले इस आईडी से लूँगा, 2089 वाला आईडी से पहले 2-3 ले लेता हूँ, बहुत सारे हाथ ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं। उसके बाद मैं दूसरे आईडी से लूँगा। सो यस, आकृति अग्रवाल, मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्लीज़ मैं जिनको बोलूँ सिर्फ वो अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी लोग प्लीज़ अपने आप को म्यूट रखें। यस, आकृति, नमस्ते नमस्ते। सर। मैं आपके सेशन को इसी साल से मतलब अभी 2-3 दिन से ही फॉलो कर रही हूँ ओके। और मैंने इंदू मैम का भी वो 3 दिन का क्लास ज्वाइन किया था। हाँ। सर आज का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि जैसे मैंने आंखें बंद की, विदिन 5 मिनट्स मेरे को एक पर्पल रंग का यहाँ सर्कल दिखा। वो मतलब तुरंत हट गया। उसके बाद एक हार्ट शेप, सेम कलर, पर्पल रंग का हार्ट शेप, ये ऐसे मेरे यहाँ आया और स्टॉप हो गया। और उसके बीचों बीच एक येलो लाइट, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है ना, धक धक, वैसे ही एक येलो फ्लैश हो रही थी। हाँ, फ्लैश हो रही थी। वो वहां कम से कम 5-6 सेकेंड रुकी, उसके बाद वो भी गायब हो गई। वंडरफुल। तो सर एक्चुअली मेरी ये चाची सास है, इन्होंने मुझे अच्छा, अंजना जी नमस्कार। एक्चुअली आई लॉस्ट माय हस्बैंड 10 दिन पहले। आई लॉस्ट माय हस्बैंड। आकृति, मैंने सुना, मुझे सुनीता जी ने बताया था। हाँ, तो फिर चाची इंदू जी से भी ने आपकी मुझे बात हुई convince- थी, इंदू ने भी मुझे बताया। जी। सर मुझे चाची जी ने कन्विंस किया कि तुम ये फॉलो करो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। तो इतने दिन सर मैं आज रिग्रेट कर रही हूँ कि इतने दिन आई डिड नॉट सेलिब्रेटेड हिज डेथ। नो रिग्रेट आकृति, नो रिग्रेट, प्लीज़ अंडरस्टैंड। मैं समझ सकता हूँ कि जो पेन है इस वक्त एक हस्बैंड को इस वक्त खोने का, उस पेन में ये समझना कि ध्यान कर लो। चाची जी काफ़ी दिनों से कर रही हैं, मेरे साथ भी उन्होंने समय बिताया है, सानिध्य में रही हैं, तो उन्हें पता है इस बात का। तो वो डेफिनेटली आपको कह रही थी, लेकिन कोई रिग्रेट नहीं। आई एम रियली वेरी हैप्पी। और दोस्तों आप सबको भी देखिए, दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। आई सल्यूट यू आकृति, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि अभी 10 दिन भी नहीं हुए एंड यू आर एबल टू सिट इन मेडिटेशन, यू आर डिसाइडिंग। तुमने 3 दिन का इंदू मैडम का सेशन मेडिटेशन मास्टरी का अटेंड किया और ध्यान कर रही हो। दिस इज़ कमेंडेबल। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। नो रिग्रेट्स आकृति, कोई रिग्रेट्स नहीं। इस यात्रा में कोई देर नहीं होती, कोई जल्दबाजी नहीं होती। जब आए तभी वो यात्रा शुरू है, और इस यात्रा में समर्पण भाव से कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। बस सर आपका गाइडेंस चाहिए मुझे। बिल्कुल मेरी गाइडेंस है। अभी आप 6 से 7 ये जो ध्यान चल रहे हैं ये आप करते रहिए। गाइडेड मेडिटेशन आपके पास आपको पहुंच ही गया होगा अगर आपने मेडिटेशन मास्टरी किया है। गाइडेड मेडिटेशन हिंदी और इंग्लिश में सबके लिए उपलब्ध है। मेरे 40 मिनट का शांति और मोक्ष नाम से जो ध्यान है वो फ्रीली अवेलेबल है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है आप लोग उसको ज्वाइन करें। तो एक बार हम आज फिर से उसमें ये 40 मिनट वाला ध्यान जो है डाल देंगे, तो आप लोग वो करना शुरू करिए। और 6 से 7 का अभी तो हमारा ये 40 दिन चलने वाला है, इसको करो, है ना। और सुनीता जी हैं, उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लेते रहो, हमारी भी गाइडेंस बिल्कुल मिलेगी, है ना। स्टे ऑन द पाथ एंड यू आर मोस्ट वेलकम। एंड it is really very brave of you, it is so courageous to be here Akriti. थैंक यू सर। Excellent, thank you. ओके, शीतल गोयल के नाम से हैं, लेकिन आप तो कुछ अपना बताइए नाम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, साथ में बैठिए, थोड़ा सा मोबाइल ऐसे कर लीजिए, आप दोनों जन एक साथ दिख जाओगे आप, राइट। हाँ, आपका परिचय बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे आपने आपका बताया नाम तो कि- बताइए। मेरा नाम अमित गोयल है। मैं अमित, बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हैं आप लोग, ओके। मैं जानना चाह रहा था सर, आप बताते हैं हमेशा कि अपने अंदर गहरे और गहरे उतरते चले जाइए, इसको कैसे समझे, इसका मीनिंग क्या है सर?
इसका मीनिंग तो अपने अंदर अपनी चेतना में गहरे उतरने जो मैं कहता हूँ वो अपने, और मैं साथ में क्या कहता हूँ, मन के परे, विचारों के परे, नाम और पहचान के परे। उसके बाद इन सब चीज़ों को जो छोड़ेंगे तो उसके बाद जो है वो चेतना स्वरूप ही है। तो उसमें गहरे उतर जाना मतलब इन सारी बातों को छोड़ते हुए वो जो सांसें चल रही हैं पूरी तरह से उस पर समर्पित होके बस गहरे उतरते जाना है। ये गहराई को ऐसी नहीं है कि आप कुएं में झांक रहे हैं तो आपको पता लग रहा है अच्छा हाँ बहुत गहरा है। राइट। ये गहराई तो आपकी अपनी चेतना की है। इसी में आप, जो मैं फिर 10 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं बोलता हूँ, चेतना की इस गहरी स्थिति में नाम और पहचान के परे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध करिए। देखिए कौन है आप, क्या है आपका वास्तविक स्वरूप। तो ये जब आप गहरे उतरेंगे ना, सो वहाँ एक अनंत असीम अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान जब रेगुलर करना शुरू करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, तो एक दिन अचानक से वो एक बोध जगेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं, मैं अपनी ये पर्सनैलिटी पहचान नहीं हूँ, और अपना वास्तविक स्वरूप का बोध होना शुरू हो जाएगा। तो वो है गहराई में उतरना, इन सब चीज़ों के परे जाना। सो दैट इज़ वाई आई गाइड लाइक दिस। सर एक क्वेश्चन और था सर, हाँ। कि जैसे बोलते हैं कि हमारी आत्मा ये शरीर के कौन से हिस्से में रहती है, जैसे आप बताते हैं कि क्या करोगे ये जान के अमित? जैसे कि अगर फोकस करना है कि आत्मा को जानना है तो कहीं ना कहीं तो ध्यान लेकर जाएं अपने अंदर। शरीर पे फोकस थोड़ी करना है, सांसों के साथ यही जो चेतना में गहरे उतरना है, तो आत्मबोध होगा, उसी में घटेगा। क्योंकि पूरे शरीर में प्राण व्याप्त हैं। जब हम शरीर छोड़ते हैं, देखिए मैंने आज लाइफ एंड डेथ की बात की है, बिफोर एंड आफ्टर लाइफ डेथ की बात की है। मैंने डाइंग नहीं बात की है। डाइंग जो है वो एक क्रिया है, मृत्यु घटने की क्रिया, मरना जो है, डाइंग जो है वो एक प्रक्रिया है, उसकी बात मैंने नहीं की है। तो वो अपने आप में पूरा एक अलग टॉपिक है कि मृत्यु जो घटती है तो आत्मा किस तरीके से शरीर से बाहर जाती है, किस तरह से प्राण इकट्ठे होते हैं, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। बट डोंट गेट इनटू दिस। ज्ञान को एक्युमुलेट नहीं करना है, ज्ञान को छोड़ना है। ज्ञान को छोड़ते जाओगे तो बोध घटने लगेगा। थैंक यू। स्टॉप वीडियो है। ओके, भारती जी बोलिए, अनम्यूट करिए। बाकी लोग प्लीज अनम्यूट ना करें, म्यूट रखें अपने आप को। हाँ भारती जी बोलिए। नमस्कार, मैं भारती बोल रही हूँ बॉम्बे से। नमस्कार भारती जी। आज मैं काफी ध्यान में, मुझे काफी अच्छा लगा। पहले टाइम थोड़ा यहाँ वहाँ तो ध्यान भटका, पर जब मैं एकदम डीपली ध्यान में गई तो मुझे ब्राइट एंड ओनली ब्राइट सब दिखने लगे। उसके अंदर मुझे सिर्फ गणेश जी भारती जी आपकी आवाज आना बंद हो गई। आपको गणेश जी दिखने लगे, आपने कहा गणेश जी, और गणेश जी ही दिखते रहे, उसके बाद आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि बैंडविड्थ आपको शायद ज्यादा मिल जाए। नेट का कुछ इश्यू है, या तो आप घर में फिर कहीं और आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। हाँ अभी आई आपकी आवाज। हेलो, हाँ बोलिए भारती जी, बोलिए। सुनाई दे रहा है? गणेश जी नजर आ रहे थे मुझे। हाँ हाँ। तो सारा टाइम, फिर उसके बाद कभी उनकी आंखें खुल जाती हैं, कभी उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, और कभी कभी उनकी आंखों से एक ब्राइट रोशनी सी नजर आती है। और ये सारी चीजें ये सारी चीजें आपकी आवाज फिर नहीं आ रही है भारती जी। थोड़ा सा आप मेरे ख्याल से जगह अगर शिफ्ट करें तो शायद आपको बेटर बैंडविड्थ मिले, और आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं अगर बैंडविड्थ नहीं आ रही है तो। नहीं है भारती जी, कुछ समझ में नहीं आ रही है आपकी बात। पूरा लाइक एक हेलो भारती जी, आपकी आवाज कुछ नहीं आई क्लियर। हेलो, हाँ
आप थोड़ी सी हेलो। अपनी जगह ठीक करिए, मैं हाँ, आपको लेता हेलो। हूँ। हाँ सर मैं वापस रिपीट करूं? हाँ, वो गणेश जी वाली बात मैं के बाद वापस में। रिपीट करूं सर? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो क्या हो रहा था, जब गणेश जी नजर आ रहे, कभी वो छोटे हो रहे हैं, कभी बड़े हो रहे हैं, कभी हम्म उनकी आंखों से एक ब्राइट रोशनी सी आ रही है, हम्म और कभी वो आंख बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, हम्म और कभी वो छोटे हो जाते हैं, कभी बहुत विशालकाय हो जाते हैं, कभी उनका हम्म माथा चौड़ा नजर आता है मुझे। हम्म और हम्म उसके बाद अचानक अचानक मुझे ना, मैं मुंह बंद करके बैठी हूँ ना, लाइक जैसे कभी मैं बैठी हूँ साधना में, हम्म तो अचानक मुझे लगा कि मैं ना अभी, मेरे जबड़े ऐसे हो रहे हैं कि मैं हंसूं या मैं रोऊं, मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं कुछ तो रोने वाली हूँ या हंसने वाली हूँ, समझ में नहीं आया। और जो अचानक भी से भाव मेरी हो रहा है सांस, होने दीजिए। और अचानक से मेरी एक लंबी सांस, जैसे आप बोलते हैं लंबी सांस लो, हाँ तो लाइक मेरे ऐसे करके एक लंबी सांस आ गई मुझे। हाँ हाँ। तो कोई मुझे बात बड़ा नहीं अच्छा है, फील हुआ आज। बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। का और मतलब बहुत क्या ज़्यादा हुआ सर? सोचना नहीं है, नहीं वही मैंने कहा, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं। देखिए देवी देवता हैं, हम्म। हम ध्यान में गहरे उतरेंगे। देखिए एक जैसे अभी है, हम अपना रेडियो में हम एक बटन दबाते हैं, वो ज़ करके फ्रिक्वेंसी, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे रेड एफएम आ रहा है, एक पे रेडियो मिर्ची चल रहा है, एक पे फीवर एफएम चल रहा है, हो रहा है ना। अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे जब हम ट्यून करते हैं तो एक अलग अलग हमको स्टेशन देखने को सुनने को मिलता है। टीवी पे भी ऐसे चैनल बदलते हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग चैनल हैं। तो ऐसे ही जो इतने सारे देवी देवता हैं उनमें वो हैं, आप मानते होंगे, मैं जानता हूँ। तो अभी ये जो दर्शन आपको मिल रहे हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी वहाँ तक पहुँची तो आपको आज गणेश जी दिख गए। और वो ये दिखा रहे हैं कि भैया मेरा कोई रूप रंग आकार जो है वो सीमित नहीं है, ना तुम्हारा है। तुम जो अपने आप को तुच्छ मान के बैठे हो इंसान स्वरूप, तुम ये नहीं हो। तुम्हारा भी अस्तित्व जो है बहुत अनंत और असीम है। वो ये मैसेज दे रहे हैं अपने आप को इस तरीके से खेल दिखाकर कि तुम भी इस खेल का हिस्सा हो, तुम भी खेल रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है कि मैं खेल रहा हूँ। तो तुम भी जागो और अपने खेल को देखो खुद। तो किसी दिन शिव दिख जाएंगे, किसी दिन दुर्गा भी दिख सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ना उनको पकड़ के बैठना है कि अरे एक दिन जो है वो दिखे थे अपने गणेश जी, उसके बाद कभी दिख नहीं रहे। डज नॉट मैटर, है ना। थैंक यू भारती जी। यस बट सर मृदुला जी। मैं हमेशा फील करती हूँ, जब मैं जगह में बैठे हूँ। आपकी आवाज़ कट रही है, तब तक मैं औरों को ले लेता हूँ, है ना। मृदुला जी भी हट गई हैं। हाँ विशाल, अनम्यूट करके बोलिए। इसके बाद मैं यस। दूसरे आईडी से दो तीन जन हैं उनको मैं लूँगा। हाँ विशाल बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं गुड भी इवनिंग। विशाल भैया। मैं चेन्नई से हूँ। हम्म एंड माय सिस्टर नीतू बुराशी asked me टू ज्वाइन। इतने दिन ओके तो मैं नहीं यस। कर पाया, हम्म आज मैं कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यहाँ पे डेथ होती है अर्थ में, तो क्या हम दूसरे प्लैनेट जो अर्थ जैसे वहां पर भी जन्म लेते हैं कि वापस अर्थ में जन्म लेते हैं? नहीं, ये तो अगेन चॉइस है, डिज़ाइन है सोल की कि कहाँ लें कहाँ नहीं लें। अच्छा। हम्म एंड ड्रीम्स में भी हमारा ड्रीम जितना रियल होता है, हम्म। तो क्या हम ट्रैवल करते हैं कहीं और पैरेलल यूनिवर्स कुछ या? एक ड्रीम्स होते हैं जहाँ हम करते हैं, और ये पैरेलल यूनिवर्स का अभी शब्द मत लेकर आओ विशाल, वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। आई एम हाँ। मास्टर इन दिस सब्जेक्ट ऑब्वियसली, बट वो फिर ओके। मैं सिर्फ अवेकनिंग की जो मेरी सेशंस चलते हैं उसमें ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो ठीक आपकी है। सिस्टर ऑलरेडी ज्वाइन की हैं, तो पॉसिबली हाँ। अगले 2 3 4 हफ्तों में जो हैं वो आपको इस बारे में कुछ कुछ बताएंगी चीज़ें। सो पैरेलल यूनिवर्स होती हैं, और हम अपने हर पैरेलल यूनिवर्सेस में हम जन्म लेते हैं, और इसी वक्त हम अलग अलग यूनिवर्सेस में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। ओके। सो ओके। सो इधर मैं अभी आप लोगों को सबको म्यूट कर रहा हूँ। ओके। तो पुष्पा गर्ग जी अनम्यूट करिए।
आपकी आवाज़, हाँ बोलिए। सर मेरे को ये जानना था, आप बार बार यही बता रहे हैं अपना वास्तविक स्वरूप पहचानिए, हम्म, तो कैसे पहचाने सर? ध्यान करते रहिए, ध्यान के साथ साथ गुरु सानिध्य करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, वीडियोस देखिए, सज्जन संगत करिए। आपके बगल में ये मेघा पायल ये लोग हैं, इन लोगों के सानिध्य में बने रहिए। ये लोग तो पहुंच गई हैं, वास्तविक स्वरूप को महसूस भी कर रही हैं ये लोग। मैंने इनसे भी क्वेश्चन किया, भाई तुम लोगों को मालूम पड़ा क्या हाँ वास्तविक स्वरूप अपना? हाँ, तो किसी इनको ने मालूम जवाब पड़ा है, पर उनको अभी वो कॉन्शियस उसको वो एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं आई हैं। अनुभव में तो आ चुका है उनके। तो साधना का विषय है ये याद आने, याददाश्त जैसे होता है ना, किसी की याददाश्त चली जाती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि भाई पुरानी बातें याद कराते रहो, दिलाते रहो। ऐसे ही ये भी है, कैसे समझ में आएगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ, आप एक माँ भी हैं पुष्पा जी? नहीं, मैं मम्मी हूँ इन लोगों की। इन लोगों की मम्मी है ना। तो आप जब आप गर्भधारण आपने किया इनका, और जब ये होने वाली थी, तो आपको पता चला ना कि हाँ मेरा समय पूरा हुआ है और अब मेरा बच्चा जो है बाहर आने वाला है? नहीं, मैं मदर इन लॉ इनकी, हाँ, मैं कह रहा हूँ इनको। संदीप आंटी इसकी मम्मी। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बताइए, जब आपका गर्भधारण आपने बच्चों का किया हुआ था और जब आपका समय पूरा हुआ, तो आपको पता था ना कि हाँ अब आज हो जाएगा? एक दर्द उठा। हाँ जी, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ये आपको पता है ना। हाँ बिल्कुल सर। तो ऐसे ही वास्तविक स्वरूप का जब बोध होगा तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। मेडिटेशन में करती हूँ, इन लोगों से पूछती रहती हूँ। तो बस बने रहिए, साधना का विषय है, प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। ओके, प्रीति सराफ, इंद्र कुमार जी, पहले इंद्र कुमार जी आप बताइए। आप वीडियो ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपका मेडिटेशन से तो काफ़ी लाभान्वित हो ही रहा हूँ। बहुत ही अच्छा महसूस भी होती है। निस्संदेह ये हमारे स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ और काम की भी चीज़ है। पर सर आज की सेशन में एक बातें जो आपने बोली, जिसमें उसी पर मेरा थोड़ा प्रश्न है। सर, आत्मा जब अपना अगला स्वरूप का स्वयं डिजाइन कर लेता है, इसमें जन्म और मृत्यु भी वो निर्धारित कर ही लेती है। और दूसरी ओर सर आपने ये भी बताया कि अगर मैं करेला का बीज बोऊं तो करेला का पौधा और करेला का फल होगा। हाँ, इसी तरह से सेव का लगा होगा तो सेव ही होगी। बिल्कुल। तो कहना है कि यहाँ हमारी आत्मा फिर ये जानवर, कीड़े मकोड़े, ये सारे जन्मों को लेते हुए फिर मानव स्वरूप में कैसे आती है? जब मानव स्वरूप में आती है तब ये डिज़ाइन की चॉइस अवेलेबल होती है, वो भी हायर लेवल पर। मानव स्वरूप में भी शुरुआत में नहीं होती है। मानव स्वरूप में भी काफ़ी जन्मों के बाद ये डिज़ाइन चूज़ करने की चॉइस जो है वो मिलती है, जब वो इतनी जागृत हो जाती है कि अपने डिज़ाइन को समझ सके। पिछले जन्मों में जो किया है, जो अनुभव कर लिया, जो अनुभव करना बाकी है, पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कांड किए जिसके लिए लगता है कि ओके अगले जन्म में इसको ठीक करना है, जिसे हम कर्म कह रहे हैं। अब हमने खाना था एप्पल, बो दिया गलती से करेले का बीज, तो ठीक है, अब अगले जन्म में बगीचे को ठीक करेंगे। तो फिर आत्मा वो डिज़ाइन जो है उस अकॉर्डिंगली बना के आती है। तो ऐसा नहीं है कि कीड़े मकोड़े वाली जीवन के समय ही डिज़ाइन बनती है। सर वो तो आत्मा ही है, सब तो आत्मा ही है। तो आत्मा स्वरूप एक साइकिल फॉलो होता है। तो सोल जर्नी का आज सेशन नहीं है। देखिए, मैंने कुल 1 घंटे बात की है, 1 घंटे से भी कम। ये जितनी भी मैंने बात की है, इन सभी टॉपिक्स के मतलब जितने भी शब्द मेरे मुंह से निकले हैं, उस एक एक शब्द के ऊपर 40-40 दिनों की साधना की ज़रूरत है। तो ये इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बातें नहीं हैं। ध्यान में उतरिए, अपने वास्तविक स्वरूप, अपने आत्मा स्वरूप का बोध करना है।
और ज्ञान से वो संभव नहीं होगा। प्लीज बाकी लोग म्यूट रखें। हाँ बोलिए प्रीति जी। सर आपको सबसे पहले धन्यवाद कर रही हूँ कि आपका मैं क्लास कर रही हूँ, बहुत बड़ी आभारी हूँ आपका कि मैं आपकी क्लास कर रही हूँ। सर आज जैसे मैं जब ध्यान कर रही थी तो आंख से आंसू निकलने लगे, आंख से आंसू निकले, और जैसे आप बोलते अपने आप को पहचाने, तो अपने आप को जब पहचानने में जब मैं जा रही हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसे फैमिली में मेरे 3 बच्चे हैं जिसमें मेरी बड़ी लड़की हैंडीकैप है, अच्छा, मेंटली बहुत हैंडीकैप। तो लेकिन जब मैं ध्यान कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ मुझे ये लग रहा है मुझे सिर्फ उसकी ही सब काम करना है, उस लड़की का सब काम मुझे करना है। मतलब मेरे सिर्फ दिमाग में सिर्फ वही चल रहा है, जबकि मेरी मदर इन लॉ है, उनको भी मेरे को संभालना, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं उनको भी संभालना, लेकिन मुझे और कहीं ध्यान नहीं जा रहा, मेरा ध्यान सिर्फ मुझे क्या करना चाहिए। तो आप जो जब बोलते थे अपनी वास्तविकता को पहचाना, तो मुझे ये समझ में आती है मेरा वास्तविकता, मुझे मेरा क्या मेडिटेट करके मेरे को ये समझना चाहिए कि मेरे को सिर्फ उस लड़की के लिए मेरा अभी आपकी आत्मा के डिज़ाइन में हो सकता है आपने ये चूज़ किया हो कि आप अपनी बेटी का ख्याल, ये जो आत्मा है जो इस रूप में आएगी, आप पूरी तरह से उसका ख्याल रखेंगे। ये भी एक चॉइस हो सकती है। कई आत्माओं में ये डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन करके आते हैं, एंड इट इज़ ओके। लेकिन इस चीज़ को पूर्णता से समझना है, सिर्फ झलक मात्र में नहीं, है ना। तो आपको गहरे ध्यान में, साधना में बने रहना है और पूर्णता से इस बात को समझना है। हाँ, तो वो देखिए आंसू, मैं पहले भी मैंने कहा है, ये सब भावनाएं अंदर में कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जिनका आपको होश भी नहीं है कि आप खुश हैं कि दुखी हैं, लेकिन आंसू जो हैं बह रहे हैं। तो मैंने कहा भी है हमेशा कि ध्यान में जो हो रहा है होने दीजिए, ना उसको पकड़ना है, ना उसको सोचना है, ना उसका एनालिसिस करना है। जो हो रहा है होने दीजिए। एक बस याद रखें बात कि ध्यान में आपके संग जो बेस्ट है सिर्फ और सिर्फ वही हो रहा है। बस इतनी बात ध्यान रखिए आप, है ना। सर और एक बात, सर कल जब मैं ध्यान करी थी तो मुझे एक आइस दिखी, मतलब एक आइस जो बेहद सुंदर, मतलब उसमें से जैसे रोशनी आ रहा है। हाँ, मतलब इतनी ब्यूटीफुल आइस, मैं आपको मतलब कोई वर्ड्स नहीं उसको एक्सप्लेन करने का। एक सिंगल आइस का पूरा आकार, मतलब इतनी सुंदरता से मैं उसको आपको मतलब इन शब्दों में बताऊं कि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, और उसमें से ऐसे लग रहा वो देख रही है। उसका मैं क्या समझूं, क्या? मैंने कहा ना, एनालिसिस नहीं करना है, समझना क्या है। इस तरह के ध्यान अनुभव होंगे, इनको अपनी डायरी में नोट करते जाइए और अपनी ध्यान साधना जारी रखिए। आपको अगर इमीडिएटली समझ में आ जाए तो ठीक है, 2-4 दिन बाद समझ में आ जाए ठीक आ जाए। ध्यान के अनुभव का क्या मतलब है, इसको बहुत समझने, इसके एनालिसिस में नहीं जाना है। आंखें दिखी, बहुत सुंदर थी, अवर्णनीय हैं, बिल्कुल वर्णन नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदर थी, ऐसा लग रहा था कि वो आंखें जैसे सब कुछ देख रही हैं। बस इतना थोड़ा होशपूर्ण हो जाइए, क्या वो आंखें मेरी थी या वो आंखें मुझे और पूरी सृष्टि को देख रही थी। बस इतना और होशपूर्ण हो जाना है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। और बिगनिंग में मुझे बिल्कुल एक जो अपने दिवाली में पटाखे नहीं जलाते, क्या बोलते हैं उसको, अनार, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो अनार के जैसे चिंगारी कुछ निकल रही है और उससे बहुत सारी लाइट। कहाँ से निकल रही है? इधर से इतना या सामने? नहीं सर, इतना सर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, ऐसा कुछ दिखता नहीं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था। कहाँ अंदर? अब तुम्हारे अंदर अनार चल रहा था या सामने महसूस हो रहा था, जलता हुआ महसूस हो रहा था? तो इतना नोटिस नहीं किया मैंने। मुझे लग रहा था कि मैं ही हूँ शायद, मुझे ऐसा अनार मैं ही हूँ। हाँ, तो इसका मतलब वो जो तुबड़ी बाहर आ रही थी उसकी जो प्रकाश का वो नहीं जो सर, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था कि यहाँ से वो एट द एंड मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एनर्जी फील हो रही थी। एंड देन उसके बाद मैं पूरी ब्लैंक ही थी, फुल टाइम ब्लैंक थी। आपकी आवाज मुझे सुन रही थी, मेरा क्वेश्चन रिपीट चल रहा था कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है या मैं क्यों क्या है। तो मुझे बिल्कुल ब्लैंकनेस फील हो रहा था कि ब्लैंक ही हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ, ब्लैंक हूँ।
और पूरा फिर वो ब्लैंकनेस, मतलब फिर मुझे लग रहा था कि मेरा बॉडी भी नहीं है और मेरे ईयरफोन्स जो लगे हुए कान में वो कहीं लटक रहे हैं, पर लेकिन बॉडी कुछ भी नहीं है। वंडरफुल। और फिर लगा जैसे वो जो वास्टनेस है, ब्लैंकनेस है, वो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, एकदम इनफाइनाइट उसमें फैलती जा रही है। बट मैंने क्वेश्चन किया कि मैं क्यों आई हूँ, तो मुझे बार बार यही आंसर आ रहा था कि यू आर अ लाइट एंड यू केम फॉर स्प्रेडिंग द लाइट ओनली। तो अब क्यों इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है क्या, यू आर अ लाइट एंड यू आर हियर टू स्प्रेड लाइट? सर कई बार लगता है ना कि ये सारी चीजें सुनी हुई है, तो शायद ओके तो मन बना रहा है। सर ऐसा भी कई बार लगता है कि मेरा मेंटल कोई बात नहीं है। अब एक चीज मुझे बताओ, अगर इस बात को मानकर भी अपने जीवन को जीने लगोगी तो जीवन ज्यादा व्यापक होगा कि नहीं होगा? जी सर बिल्कुल। तो बस जियो और ना। एट द एंड मुझे बहुत सर ऐसा लाइट फील हो रहा था कि अचानक से मेरे हाथ खुल गए और एकदम मुझे लगा कि मैं अपने हाथों को फैला लूं, और मैंने पूरा हाथ फैला लिया और मुझे लगा कि वो एनर्जी को मैं पूरा रिसीव करूं। तो मैंने वो एनर्जी पूरा रिसीव किया। फिर मुझे माथे पे बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी और उसके बाद फिर मुझे लगा जैसे मेरे हाथ चक्र पे कुछ वाइब्रेशन फील हो रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर तक यहाँ तक आया, बट थ्रोट चक्र तक नहीं आया, बट एट द एंड यहीं तक आया। एंड उसके बाद जब आपने बोला कि गहरी सांसें लो, तो मेरा आंखें खुलने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था और ब्लैंकनेस ही फील हो रही थी। फिर मैंने हाथों को वो करा, रब किया कि शायद मुझे अपना बॉडी फील होने लग जाए तो मैं निकल सकूं, बट मैं हाथों को ताली बजा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कुछ अलग सा ही ये बज रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम। कोई बात मतलब नहीं, बीच में मेरे ये तो हमने हस्बैंड भी सिर्फ आए, आधा घंटा लेकिन ध्यान किया, आपको उस समय शायद और ज़्यादा देर की चाहिए थी, अपना तो एक टाइम बाउंड होता है। तो एक बार आज ना और अपने घर के काम वाम निपटा के एक बार और 1 घंटा भर के लिए बैठ जाओ, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करो जो आई है, एब्जॉर्ब इट, ठीक है ना? वंडरफुल एक्सपीरियंस मृदुला, वंडरफुल। थैंक यू सर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। सो आज के लिए बाय बाय, कल शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे। अभी 40 दिन 6 से 7 हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा, सुबह 6 से 7, शाम को 6 से 7। सो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.